बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब चैनल के व्यूवर्स और जो भी इस वीडियो को भी देख रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। ओके, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि हम एक नई सीरीज स्टार्ट की है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, और वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हमने माइक्रो सर्विस बेस्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि क्योंकि न्यू सॉफ्टवेयर एरा में जो नई चेंजेस हैं वो नए आर्किटेक्चर है, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, जो कि मोस्ट फेमस है, और बहुत सी हमारी मेजर एप्लीकेशंस जो हैं वो इस आर्किटेक्चर को अडॉप्ट कर चुकी हैं और अपने सारे सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट को माइक्रो सर्विस बेस्ड पे कन्वर्ट कर चुकी हैं और कर भी रही हैं और इन प्रोसेस भी हैं, क्योंकि इसको इस आर्किटेक्चर को मोर पॉपुलैरिटी मिल गई है और इसको वेट कर दिया है कमर्शियल कंपनीज ने। ओके, सो हमने लास्ट लेक्चर में डेटाबेस की बात की थी, और इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म टू लर्न न्यू स्किल्स इन कंप्यूटिंग एंड टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली नई हर वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। तो लास्ट टाइम हमने जो बात की थी डेटाबेस की थी, और इसके अंदर हमने एक माई एसक्यूएल को एज एग्जांपल लेके हमने डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया, और इसके अंदर हमने एक सैम्पल डेटाबेस क्रिएट किया और कुछ हमने उसके अंदर टेबल्स क्रिएट किए थे, जो कि मैंने बताया था कि हमारे आने वाली न्यू वीडियोस में वो टेबल यूज़ होंगे। तो वो कैसे यूज़ होंगे आज इस वीडियो पे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। हमारा नेक्स्ट सेशन था माइक्रो सर्विसेज के ऊपर। आप जब माइक्रो सर्विसेज पे आ रहे हैं तो उसके रिक्वायर्ड टूल्स क्या हैं और आप इसको कैसे यूज़ करेंगे। अभी जो इनिशियली जो पहला स्टेप है, आपको आप गिटहब अकाउंट क्रिएट कर लें। ये बहुत ही है कम्प्रीहेंसिव टूल है, वेब बेस्ड है, जो कि आपके सोर्स कोड की वर्जनिंग को मेंटेन करता है, डेवलपमेंट, टीम मैनेजमेंट, उसके बाद आपके इश्यूज और उन इश्यूज को रिजॉल्व, कमेंट्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल हैं। जब आप इसको यूज़ करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, तो आप इसको बहुत अच्छा पाएंगे। इसके बाद इसके अंदर कुछ SSH की सेटिंग्स हैं। गिट बैश यूज़ करते हैं हम विंडोज़ में, आप भी इस प्रैक्टिस को अडॉप्ट करें, गिट बैश को यूज़ करें। गिट हब के साथ उसका कैसे कनेक्शन इस्टेब्लिश किया जाता है, उस SSH की को कैसे आप उसके अंदर कनेक्ट करते हैं, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है और उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। आप इन वीडियोस पे जाके गिट बैश एंड गिट हब पार्ट 1 को एक दफ़ा देख लीजिएगा, और गिट हब को गिट बैश जो आपकी SSH है उसके साथ कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे वो सारी कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जो काम अभी करूँगा मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है, तो इसलिए मुझे उन चीज़ों पे वो स्टॉप नहीं करेगा। जब आपके पास होगा तो आप पहले अपनी इन स्टेप्स को कॉन्फ़िगर कर लीजिएगा, इस वीडियो को देखते हुए कॉन्फ़िगर कर लीजिएगा। सेकंड, आपके पास जो है वो स्प्रिंग टूल सूट हम यूज़ करेंगे। स्प्रिंग फ्रेमवर्क इज़ अ जावा बेस्ड फ्रेमवर्क है और बहुत फेमस फ्रेमवर्क है, और ये आपको वेब सर्विसेज, APIs, इनकी डेवलपमेंट में आपको बहुत हेल्प करता है। अभी जो इसकी लेटेस्ट हैं वो क्लाउड बेस्ड माइक्रो सर्विसेज और उनकी बात कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी हैं, और हम स्लोली हम उस स्टेप पे जाएंगे कि क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन को कैसे हम करेंगे और वो सारी चीज़ें करेंगे। इसके बाद दूसरा टूल जो है वो पोस्टमैन है, जो बेसिकली मैंने आपको बताया है वो हम जो APIs क्रिएट करेंगे हम उनको टेस्ट कर सकते हैं। ये भी एक कम्प्रीहेंसिव टूल है, इसके अंदर अभी आप APIs क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एट द मोमेंट इसको यूज़ करेंगे फॉर टेस्टिंग पर्पसेस के लिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। अच्छा, जो सबसे पहले मैंने आपको गिटहब का एक्सप्लेन किया था, गिटहब आप github.com पे चले जाएं तो यहाँ पे आप अपना अकाउंट क्रिएट करें और उस वीडियो को देखते हुए आप यूज़ कर सकते हैं, अपनी सारे इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं। वो वीडियो मैंने आपको एक्सप्लेन की है। यहाँ पे मैंने एक सैम्पल आपको स्प्रिंग माइक्रो सर्विस का अपलोड किया हुआ है और ये पब्लिक है, आप इसको देख सकते हैं, ये मेरी अकाउंट में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये इसका पाथ है, स्प्रिंग माइक्रो सर्विस और NR चौधरी और github.com पे ये अवेलेबल है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। यहाँ पे मैं दूसरा टूल जो था वो पोस्टमैन था, इसको मैं रन कर लेता हूँ।
और एक मैंने आपको बात की स्प्रिंग फ्रेमवर्क की। स्प्रिंग फ्रेमवर्क में बहुत से आपके पास अवेलेबल वर्जन्स हैं, तो आप जिनको यूज़ करेंगे या जो मैं भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि हम किस चीज़ को इसके अंदर यूज़ करेंगे और कैसे करेंगे। ये एक्चुअली इज़ कनेक्टेड विद द इंटरनेट, आपकी वो हिस्ट्री कलेक्शंस और उन सबको डाउनलोड करता है। चलें, जितनी देर तक ये डाउनलोड करते हैं हम आगे बात करते हैं। तो मैंने बात की थी स्प्रिंग टूल सूट की। अगर आप इसको गूगल करें तो स्प्रिंग टूल सूट ये आपके पास डिफरेंट वर्जन में है। जो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा ये स्प्रिंग टूल है। मैं यहाँ पे ये इसका ओल्ड वर्जन है, उसका ब्लॉक है। ब्लॉक से आप यहीं कहीं पे डाउनलोड का ऑप्शन अगर है तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये कंप्लीट, ये बेसिकली Eclipse इसका बेस है और उसके ऊपर इन्होंने ये इसका फ्लेवर डेवलप किया है। तो आप यहाँ से स्प्रिंग टूल्स कहीं पे भी इसका डाउनलोड अगर अवेलेबल मिल जाता है तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लुक स्प्रिंग सूट 3 एनीवे, अगर आपको इसका वर्जन 3 चाहिए होगा तो फिर मुझे आप बताइएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ऑलरेडी मैंने इसको एक ड्राइव में रखा हुआ है और वो शेयर करते हैं। तो ये स्प्रिंग इस वक्त बेसिकली स्प्रिंग टूल्स 4 मोस्ट फेमस है जो कि यूज़ किया जा रहा है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा अवेलेबल होता है, आप उसको लेके डाउनलोड करके आप कर सकते हैं। और ये Eclipse के साथ भी आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। Eclipse के अंदर भी आप इसके प्लगइन्स ऐड कर सकते हैं और आप विजुअल स्टूडियो कोड के साथ भी आप इसको अटैच कर सकते हैं। स्प्रिंग टूल की सारी, अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे हैं और अदर जितने भी आपके IDEs हैं उनके साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो स्प्रिंग आपके पास आ जाएगा। ये कुछ एक्सपेरिमेंट थे, इसको हम क्लोज कर दूं। सो तो अब हमारे पास आ जाता है, ये मैंने स्प्रिंग टूल सूट 3.8 समथिंग वर्जन है जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। और इसके अंदर आप कैसे डेवलपमेंट करेंगे। लास्ट टाइम हमने एक डेटाबेस क्रिएट किया था, यहाँ पे माई सिस्टम हमने बनाया था। इसको हम क्लिक करेंगे तो ये हमने डेटाबेस क्रिएट किया था और इसके टेबल्स ये वाले क्रिएट किए थे और ये क्यूरी यहाँ पे आपके पास आ रही है। तो अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं कि हम अपना प्रोजेक्ट कैसे बिल्ड करेंगे। तो क्योंकि हम एक प्रॉपर सिस्टम को लेके चल रहे हैं तो मैंने इसकी पहले से आपको एक दी हुई है और लॉगिन मैंने अपना किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ यूज़ दिस टेम्पलेट, ये एक टेम्पलेट क्रिएट किया हुआ है। आप इस टेम्पलेट को यूज़ करते हुए अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑरिक के नाम का, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है ORIC, क्योंकि मैंने यहाँ पे डेटाबेस ऑरिक बनाया था तो उसी की मैं वेब सर्विस यहाँ पे बना रहा हूँ, तो इसका ऑलरेडी है। तो मैं अपने लिए इसको WS एक नया उसको क्रिएट कर रहा हूँ। तो आप अपने जो डेटाबेस क्रिएट किया है उसी हिसाब से आप यहाँ पे रिपोजिटरी बनाएं, या आप अपने जो आपका टीम लीड है या जो आप जिसके साथ काम कर रहे हैं आप उसके साथ मिलके एक रिपोजिटरी क्रिएट कर लीजिएगा। क्रिएट प्राइवेट है एंड क्लिक क्रिएट रिपोजिटरी फ्रॉम टेम्पलेट। ये आपका एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा ORICWS। ये मैंने इसको क्रिएट किया है और ये अब इस प्रोजेक्ट के अंदर आपके अकाउंट में ये क्रिएट हो जाएगी। उसका इनिशियल कमिट है और आपके पास ये है। अब ये प्रोजेक्ट को मैं अपने स्प्रिंग टूल सूट में कैसे सेट करूँगा, डिफरेंट वेज हैं, लॉट ऑफ मेथड्स हैं आप कर सकते हैं। आप इसके अंदर भी गिट को अपने कन्फिगर कर सकते हैं, उसका पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन जो मैं अप्रोच यूज़ करता हूँ वो थोड़ी सी डिफरेंट है और मैं आपको थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं इसको किस तरह से कर रहा होता हूँ। नंबर 1, यहाँ पे मैं गिट बैश को ओपन करते हैं और यहाँ से मैं किसी भी ड्राइव, फॉर एग्जांपल मेरे पास E ड्राइव है तो मैं E ड्राइव में चला गया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने गिट क्लोन किया, किस चीज़ को, गिट क्लोन। और यहाँ पे जो मैंने अभी प्रोजेक्ट क्रिएट किया है इसके कोड पे क्लिक किया और ये SSH और गिट हो। तो अब यहाँ पे वो सेटिंग की मैं बात कर रहा था कि मेरी, क्योंकि इस सिस्टम में SSH की ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड SSH की है, तो इसलिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके क्लोन करूँगा तो वो मेरा डायरेक्टली उसको क्लोन कर लेगा। अगर आपकी ये की नहीं है तो वो यहाँ पे आपको एक्सेस राइट्स का मैसेज देता रहेगा। तो ये क्लोन हो रहा है
और यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे क्लोन किया उसी के नेम की मैं यहाँ पे वर्क स्पेस में प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू स्प्रिंग टूल सूट। और ये बेसिकली आप किसी वर्क स्पेस में बन रहा है। तो यहाँ पे ORICWS नाम था, मैंने ये वाला नाम यहाँ पे रखा। com.cvstack मेरा वो पैकेज है, और यहाँ पे भी मैं ORICWS, और ब्लॉग इसको प्रोजेक्ट को आप कह सकते हैं ORICWS प्रोजेक्ट वेब सर्विस com.cvstack। ये पैकेज हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा वर्जन 8 जावा का सूटेबल वर्जन है जो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, और यहाँ पे अभी मैं कोई पैकेज ऐड नहीं कर रहा क्योंकि मैं वर्जन भी चेंज करूँगा और मैं बाकी चीज़ें भी चेंज करूँगा, तो इसलिए मैं इसको डायरेक्टली फिनिश पे क्लिक कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा है। इतनी देर मैंने यहाँ पे ये क्लोन किया है, और यहाँ पे मैं इस ड्राइव पे आते हैं। ये ड्राइव में ओरिक के नाम का मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, ये मेरे पास आ गया। इसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, कंट्रोल X यहाँ कट किया है यहाँ से, सही है। और इसको मैं अपनी वर्क स्पेस में मूव कर लेते हैं। यहाँ पे ये मेरा प्रोजेक्ट है, राइट क्लिक, पेस्ट, डू ऑल फाइल्स, यस, डू दिस टू कॉन्फ्लिक्ट्स, मूव। वो प्रोजेक्ट मेरा यहाँ पे आ गया। यहाँ पे जो मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था वो मैं देखूंगा, ये है। इसको मैं राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर दूंगा, तो जो मैंने वहाँ से कॉपी की हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। यहाँ पे ये थोड़ा सा एरर बता रहा है pom.xml पे, तो इसके दो मेथड है। मैं यहाँ से pom.xml को, जो मैंने सैम्पल यहाँ पे रखा हुआ है, इसको ओपन किया, इसको मैंने कंट्रोल A करके कॉपी कर लिया। कंट्रोल C भी कर सकते हैं और राइट क्लिक करके कॉपी भी कर सकते हैं। और यहाँ पे इसको ओपन किया और इसके सोर्स पे गए। मैंने यहाँ पे ये वर्जन 1.47 है, यहाँ पे जो वर्जन यूज़ कर रहा हूँ मैं वो 1.4.7 रिलीज़ है। तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कंट्रोल A करके मैंने इसको डिलीट किया और राइट क्लिक करके पेस्ट कर दिया। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेरे पास आ गई हैं। इसके अंदर डिपेंडेंसीज़ हैं, आप देख लीजिएगा, डिपेंडेंसीज़ हैं, Maven डिपेंडेंसीज़ हैं जो कि हमने ऑलरेडी प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड करके रखी हुई हैं। और सबसे टॉप पे जो माइक्रो सर्विस ये लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखूंगा, ORICWS। बस यही एक दो चेंज थी। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ORICWS प्रोजेक्ट। तो ये आप चेंज इसकी माइनर सी कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसको सेव करूँगा, कंट्रोल S, यहाँ आप यहाँ पे सेव पे क्लिक कर सकते हैं। सेव किया, अब आपका ये pom.xml का एरर रिमूव हो गया है। वो एक्चुअली उसने ये ऑलरेडी पैकेज डाउनलोड किए होते हैं। तो अगर आप अपने इन पैकेजेस को या इनको कोई चेंज करना चाहते हैं, या आपके पास कोई एरर आ रहा है, अभी ये एरर है, ये एरर मैं यहाँ पे क्लिक करके अभी रिमूव कर देते हैं। ये कुछ ये वाली जो फाइल्स हैं ये एक्चुअली नए वर्जन रिलीज में हैं, ओल्ड में नहीं है, तो इसको मैंने डिलीट करके सेव कर लिया। तो आपके पास org.junit.test आपके पास चल रहा है। और अब आप यहाँ पे राइट क्लिक करके Maven अपडेट करेंगे। अगर आपका फिर भी एरर रिमूव नहीं होता तो इसका मतलब है कोई डिपेंडेंसीज आपकी सही प्रॉपर डाउनलोड नहीं हुई है। तो ये बेसिकली जब आप Maven अपडेट करते हैं तो ये आपका एक आपके सिस्टम के अंदर यहाँ पे क्रिएट करता है। अगर आप C ड्राइव में जाएं, यूज़र्स में जाएं, इसके अंदर .m2 फाइल है, इसके अंदर ये रिपोजिटरी है और ये सारी डाउनलोड करता है। Maven डिपेंडेंसीज जितनी भी हो आपकी होती हैं, तो इस फोल्डर में वो डाउनलोड करता है। ये एक्चुअली अगर आपका इंटरनेट स्लो है, पैकेज प्रॉपर डाउनलोड नहीं हुए हैं, तो फिर आपका ये एरर यहाँ पे दे सकता है। ठीक है, अभी भी ये एरर दे रहा है। सोर्स कोड में मैं देखता हूँ क्या एरर। अच्छा, एक वो मैंने ये किया था, ये ना इसको डिलीट कर देते हैं। ये मैं उसके अंदर भी इसको सही करके ऐड कर दूंगा। ये यहाँ पे वो एक फाइल देता है जो कि वो रॉन्ग है, तो मैंने उसको डिलीट कर दिया। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो मैं उस रिपोजिटरी में इसको करेक्ट करके अपलोड कर दूंगा। तो ये मेरे पास एक रेडी प्रोजेक्ट आ गया है, सही है। इसके अंदर जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आपका डेटाबेस कनेक्शन। वो मैं अभी इसी वीडियो में करता हूँ। यहाँ पे इस डेटाबेस के साथ मैंने इसको कनेक्ट करना है और इसकी जो बेसिक एपीआई जो पहले से अवेलेबल हैं
वो मैं रन करके आपको दिखाऊंगा। फिर हम अगली वीडियो में इसको प्रॉपर नेक्स्ट टेबल क्रिएट करके उसकी एपीआईज बनाएंगे। तो जो डेटाबेस कनेक्टिविटी है, आप क्लिक करेंगे रिसोर्सेज पे, यहाँ पे क्लिक किया, एप्लीकेशन डॉट सैम्पल प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी रखी हुई है जिसके अंदर आपको एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट दिया हुआ है एपीआई डेटाबेस कनेक्शन का। अभी तक हम जो यूज़ करेंगे वो ये वाली चीज़ों को यूज़ करेंगे, मोस्टली इन चीज़ों को, इनको यूज़ करेंगे, और फ्यूचर में फिर आगे नीचे जो हैं उनकी हम बात करेंगे कि वो कैसे यूज़ होंगे। तो यहाँ पे जो डेटाबेस कनेक्टिविटी है वो ये आपकी डेटाबेस कनेक्टिविटी है, एक्चुअली ये डेटाबेस कनेक्टिविटी है यहाँ तक। तो डेटाबेस कनेक्टिविटी में लोकल होस्ट ही है, 3306 आपकी पोर्ट है, डेटाबेस का नाम आपका ORIC है, ORIC है, रूट आपका यूज़र नेम है, पासवर्ड अगर आपने वहाँ पे सेट किया हुआ है तो आप वो पासवर्ड देंगे। तो ये बेसिकली स्प्रिंग डाटा सोर्स, स्प्रिंग फ्रेमवर्क की डाटा सोर्स की वो एक इम्प्लीमेंटेशन है। उसके अंदर आप उसका क्लास नेम बताते हैं कि मैं ड्राइवर MySQL का JDBC ड्राइवर यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस या माइक्रोसॉफ्ट सर्वर यूज़ कर रहे हैं, SQL सर्वर यूज़ कर रहे हैं तो आप वो देंगे, ऑरिकल यूज़ कर रहे हैं ऑरिकल देंगे, फिर उसके हिसाब से आप उसका URL देंगे, उसका यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे, और नीचे भी आप इसकी डिटेल्स बताते जाएंगे। तो ये आपकी यहाँ तक हाइबरनेट के साथ है। इसको मैं सेव कर सॉरी इसको ये मैंने कहाँ पे किया है, सॉरी Ctrl+Z, ये मैंने इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, ये इसको मैं कॉपी करूँगा सैम्पल को और एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पेस्ट करके यहाँ पे वो मैं डेटाबेस का नाम दूंगा ORIC सेव। उसको मैंने अनडू कर दिया है इसको, वो सॉरी मैंने वहाँ पे पहले लिखना शुरू कर दिया। तो ये मेरे पास इसकी कंप्लीट हो गया। मैं दोनों फाइल्स को क्लोज करता हूँ। ओके, अब आप इस प्रोजेक्ट को रन कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये मेरे पास पैकेज में ये प्रोजेक्ट फाइल है। आप इसके अंदर एक्चुअली मेन फंक्शन है, तो आपने देखा होगा कि जहाँ आपका प्रोजेक्ट जो है वो एक मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। तो ये आपका यहाँ पे आप इसको राइट क्लिक करेंगे और रन एज स्प्रिंग बूट ऐप या जावा एप्लीकेशन, दोनों में से कोई चूज़ कर सकते हैं। स्प्रिंग बूट ऐप यूज़ करते हैं। नीचे ये एग्जीक्यूशन में स्टार्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद जब आपने फर्स्ट टाइम रन किया तो आपके पास यहाँ पे लिस्ट में आ जाएगा ये, तो फिर आप यहीं से इसको स्टॉप एंड प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ मैं इसको मैक्सिमाइज करता हूँ और कुछ आपको बताता हूँ कि ये आपका डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया, हाइबरनेट कोर के साथ डेटाबेस कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आया। ये आपकी बाय डिफ़ॉल्ट लुकअप की एपीआईज हैं, ये कनेक्ट हुई हैं, जो कि मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि हमने ऑलरेडी डेटाबेस कुछ क्रिएट किए हैं। उस फाइल्स का स्ट्रक्चर क्या है, जैसे आपके पास लुकअप था, ये लुकअप की फाइल है, ये कनेक्टेड है आपके सिस्टम सेटिंग के इस टेबल के साथ, इस टेबल के साथ आपकी कनेक्शन है, और इसी के हिसाब से इसके एट्रीब्यूट्स हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा जब हम अपने एक टेबल की क्रिएट करेंगे ये वाली सारी चीज़ें। ये उसकी रिपोजिटरी फाइल है उसी टेबल की, ये भी मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में एक्सप्लेन करूँगा। और उसके बाद ये इसकी कंट्रोलर फाइल है। इसके अलावा जो हमने टेबल्स क्रिएट किए थे वो आपको इस डाटा मॉडल के अंदर मिलेंगे, जैसे एपीआई डाटा लॉग थी, डेटाबेस टेबल का था, टेबल डाटा लॉग थी, और ये एक लॉग्स के कुछ फंक्शन हमने क्रिएट किए हैं, स्टैटिक फंक्शन जो हम कॉल करके सारी लॉग्स को स्टोर करते हैं। ये कैसे यूज़ होंगे ये आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये उसकी रिपोजिटरी फाइल्स हैं उन 3 टेबल्स की, जो अदर टेबल्स हैं उसकी ये वाली फाइल्स हैं। इसके अलावा जो हमारे पास स्ट्रक्चर में पड़ा है एक अकाउंट टोकन है, ये हम आने वाले टाइम में इसको यूज़ करेंगे कि आपका एक्सेस टोकन कैसे है, कैसे आप सिक्योर करेंगे, इसकी हम बात करेंगे। फिर एक कॉमन है, इसके अंदर कुछ कॉमन फंक्शन, एक इस न्यूमेरिक का फंक्शन हमने बनाया है कि ताकि देखा जाए कि ये न्यूमेरिक वैल्यू है या नहीं है। ऑन प्रॉपर्टी की एक है, ये जैसे जैसे हम इनको यूज़ करेंगे तो आपके सामने ये चीज़ें आती जाएंगी। ये फाइंड एड्रेस और इस तरह की कुछ एपीआईज हैं, फंक्शंस हैं जो हम आने वाले टाइम में यूज़ करेंगे। अपलोड वीडियो है, अगर यूट्यूब आपने कनेक्ट करना है तो ये उसका सैंपल पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये मैं राइट क्लिक करके क्लोज ऑल कर लेते हैं इसको। अच्छा जी, तो ये मैंने आपको उस टेबल, उस डेटाबेस के साथ जो हमने वहाँ पे ऑलरेडी टेबल बनाए थे उसकी फाइल्स को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। हम इससे फिर अगले स्टेप पे जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास लुकअप की है, मैं आपको इसको रन करके बताता हूँ। जैसे ही मैं इसको फर्स्ट टाइम टैब पे क्लिक किया
और यहाँ पे ये जो सर्वर मेरा रन हुआ है वो लोकल होस्ट 8080 पोर्ट पे रन हुआ है। ऑलरेडी वो लुकअप लिखा हुआ था, इसको मैंने सेलेक्ट किया, सेंड किया, तो उसने कहा मिसिंग है हेडर ऑथराइजेशन। तो यहाँ पे आप हेडर्स पे क्लिक करेंगे और नीचे की में आप देंगे ऑथराइजेशन और यहाँ पे आप इसको कोई की दे देंगे। ये अभी ये की हम बात करेंगे, इसके ऊपर मैं कंप्लीट एक वीडियो बनाऊंगा कि आप कैसे इसको एक्सेस ऑथराइजेशन करते हैं। इसको मैं रन कर, तो ये जो 2 रिकॉर्ड मैंने वहाँ पे एंटर किए थे, सही है, ये उसके रिकॉर्ड यहाँ पे आपको उसने शो किए। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, ये डाटा जो उसने यहाँ पे प्रोवाइड किया है ये वाले रिकॉर्ड आपको दिए हैं, ठीक है। और ये आपका जो फॉर्मेट आया है वो जेसन फॉर्मेट आया है। यहाँ पे आप इसको एज टेक्स्ट कर सकते हैं, एज HTML कर सकते हैं, एज XML कर सकते हैं। XML का फॉर्मेट उसने इसको सेट नहीं किया, जेसन है, टेक्स्ट है। और जेसन बेसिकली हम यूज़ कर रहे हैं। ये एंगल ब्रैकेट ये बताता है कि ये अरे ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, तो ये इसकी स्टार्टिंग है और ये इसकी एंडिंग है। और इसके अंदर हमारे पास जो करली ब्रैकेट्स हैं ये एक रो को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, 1 रो को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। और यहाँ पे उस कॉलम की, इस टेबल की जो रिकॉर्ड था, ये वाला रिकॉर्ड उसने यहाँ पे शो किया। मॉडिफाइड ये हमने इग्नोर किया हुआ है कि इसका डाटा आपने फ्रंट एंड पे कहीं पे भी सेंड नहीं करना, तो इसलिए वो उसका डाटा नहीं आया। तो ये आईडी, एंटिटी नेम, कोड, डिस्क्रिप्शन और ये है, ये की वैल्यू का कॉन्सेप्ट है, जेसन फॉर्मेट में है। और ये एक रो को रिप्रेजेंट कर रहा है करली ब्रैकेट में और कॉमा देके फिर वो सेकंड रो को प्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। आगे चल के हम इनको कैसे यूज़ करेंगे, क्या इसके यूजेज हैं, इसको हम फ्रंट एंड के लोग इसको यूज़ करते हैं फ्रंट एंड ऐप्स के अंदर, वो कैसे इसको लेके जाएंगे वो आगे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इस वक्त तक इतना ही है। आप अपने सिस्टम्स को इस लेवल तक प्रिपेयर कर लें, फिर आने वाली वीडियोस में मैं आपको नई एपीआईज जो हमारी ऑन डेवलपमेंट एपीआईज हैं उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हमने जितनी भी बात की है वो एक माइक्रो सर्विस का एक सैम्पल प्रोजेक्ट, और जो हमने ऑलरेडी डेटाबेस क्रिएट किया था उसके साथ हमने उसको कनेक्ट किया है और प्रोजेक्ट रन करके हमने इसका सैंपल देखा है। तो आप अपने प्रोजेक्ट्स को यहाँ तक ले आइएगा। इसके बाद अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी चीज़ आती है, आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं और क्वेश्चंस ईमेल भी कर सकते हैं और टेक्स्ट भी कर सकते हैं और मैं आपको उसका रिस्पांस दूंगा। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी सजेशंस, प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट्स। आपकी कमेंट्स, आपकी सजेशंस इज मोर इम्पॉर्टेंट। और ये वीडियोस मैंने रिक्रिएट की हैं क्योंकि जो पिछली वीडियोस थी उनकी क्वालिटी बेटर नहीं थी, तो इसलिए मैंने इसको दोबारा आप लोगों के लिए बनाया है और आई होप कि अब आपको एक बेटर क्वालिटी इस वीडियो में मिलेगी। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।